बच्चों, इन लास्ट क्लास डीएनए का स्ट्रक्चर हमने डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल देख रहे थे और थोड़ा सा बात किया था कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है या डीएनए होता है ना। तो इसके फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है बेटा। इसके लिए एविडेंसेस में मैंने एक एविडेंस बताया था, आप लोगों को दिया था कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्यों है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए। थोड़ा सा हमने बात किया था, है ना। तो सेकंड है, क्वेश्चन हमने ये पूछा था कि शायद कि व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल एज प्रिफर्ड एज जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। मतलब जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में डीएनए ही बेस्ड क्यों है आरएनए से। एक तो सेकेंड, कार्बन पे जो पेंटोज शुगर होती है बेटा, उसके सेकेंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन कम है, OH ग्रुप एक कम है, तो OH हाईली रिएक्टिव ग्रुप होता है। डीएनए में वो कम है, इसलिए डीएनए मोर स्टेबल होगा देन आरएनए। ये बात क्लियर है। दूसरी बात है बेटा, प्रेजेंस ऑफ थाइमाइन। सेकेंड रीजन है बेटा, प्रेजेंस ऑफ थाइमाइन या थाइमिन। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा एक्चुअल में यूरेसिल, आप जानते हो कि डीएनए में जो बायोमॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा है डीएनए, तो डीएनए में बेटा 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो इस आरएनए में बेटा, आरएनए में इस थाइमिन के जगह पे यूरेसिल होता है, आप जानते हो, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो यूरेसिल में बेटा अगर हम एक CH3 ग्रुप लगा दें तो ये बन जाएगा थाइमाइन। समझ रहे हो? तो हम थाइमिन को बेटा मेथाइलेटेड, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, थाइमाइन को मेथाइलेटेड यूरेसिल बोल सकते हैं क्या? बोलो 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 बोलो। यूरेसिल, थाइमिन इज इक्वल टू मेथाइलेटेड यूरेसिल बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम बना के आप लोगों को आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मेथाइल ग्रुप होने से डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। तो दूसरा रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तीसरा है बेटा कि म्यूटेशन जो होता है वो आरएनए में फास्ट रेट से होता है, डीएनए में स्लो म्यूटेशन होता है। तीसरा रीजन, और उसका रीजन स्टेबिलिटी भी है। तीसरा रीजन, डीएनए में बेटा स्लो म्यूटेशन होता है और आरएनए में फास्ट म्यूटेशन होता है। इसलिए डीएनए को ज्यादा हम प्रीफर करते हैं, या नेचर ने भी डीएनए को ज्यादा प्रीफर किया। ठीक बात है। अब वैसे तो हम इसको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बता दें कि इसका जो है थाइमाइन का एक और सिग्निफिकेंस है बेटा, या हम यूं बोले कि CH3 ग्रुप का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है प्रोकैरियोट्स में बेटा। कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कभी कभी क्या होता है बेटा, मान लो बेटा कि ये क्या है, बैक्टीरिया है बेटा, ये है बैक्टीरिया। ठीक है, और इसमें बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जिसने इस बैक्टीरिया पे अटैक किया। इसका ये डीएनए है,
इसने अपने डीएनए इंसर्ट किया यहां पर, और ये है बेटा बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, तो हमने देखा है +1 में आप पढ़ा भी है कि ये जो डीएनए है बेटा, ये ट्रांसक्राइब करेगा यहाँ पे मैसेंजर आरएनए, और यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स बनाएगा। और एक्चुअली क्या होगा बेटा, ये डीएनए, वायरल डीएनए इस बैक्टीरियल डीएनए को बेटा छोटे छोटे पीसेज में काट देता है। मेरी बात समझ में आई? When viral DNA enters within the bacterial cell, then bacterial DNA is converted into small fragments by the viral DNA। यहां तक बात समझ में आ गई? क्यों होता है, कैसे होता है छोड़ो, ऐसा होता है। ठीक है, इन 1962 अर्बर नाथन एंड स्मिथ, लिखना मत क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में लिखवाएंगे, अर्बर नाथन एंड स्मिथ ने ये डिस्कवर किया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। होता क्या है बेटा कि ये जैसे ही अटैक करेगा इसके ऊपर, ये एक एंजाइम बनाता है वायरल डीएनए। उस एंजाइम का नाम है बेटा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, ये इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इस डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में काट देता है। समझ रहे हो? काट देता है इंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट देता है। लेकिन होता यह है बेटा कि ये अपने आप को प्रिवेंट तब कर पाएगा, अब इस बैक्टीरिया को मान लो इस डीएनए से अपने आप को बचाना है, तो तब कर पाएगा जब ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल डीएनए है बेटा, सेक्रीट करेगा रेन, REN, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। हमने यहां पे थोड़ा सा उल्टा बता दिया था। ये जो वायरस है बेटा, वायरस इंडोन्यूक्लियेज सिक्रीट करता है, और अगर बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम नहीं सिक्रीट करेगा, तब तो ये वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए को कट कर देगा। लेकिन अगर ये जो है बैक्टीरियल डीएनए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम अगर रिलीज करता है, तो ये वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए को कट नहीं कर पाएगा। उल्टा क्या होगा, वायरल डीएनए को ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कट कर देगा। बात समझ में आई? समझ में आई? ठीक है, अब देखो ये जो मैं क्या कहना चाहता हूं इस चैप्टर में के रिगार्डिंग, मैं कहना क्या चाहता हूं। अच्छा, परीक्षित वालिया रिपीट कर दूं, परीक्षित वालिया रिपीट कर दूं। देखो कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर से बताऊंगा। ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में बेटा डीएनए है। जब बैक्टीरियल आरएनए इसमें, सॉरी वायरल डीएनए इंटर किया, तो ये एंजाइम निकालेगा और इस डीएनए को कट कर देगा। देखो छोटे छोटे पीसेज में कट कर दिया। क्यों कट हो गया बेटा? क्योंकि इसने एंजाइम बनाया। कौन सा एंजाइम? इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा? इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के हेल्प से वायरल डीएनए इस बैक्टीरियल डीएनए को काट दिया।
ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता बेटा। होता क्या, ये तो एक चीज देख लिया आपने, दूसरे डायग्राम में देख लेते हैं। ये एक बैक्टीरिया है बेटा, ये एक बैक्टीरिया है और ये है बैक्टीरियोफेज, और इसमें है डीएनए, डीएनए इंसर्ट कर दिया, और ये है क्या, न्यूक्लियोइड, मतलब कि बैक्टीरियल जीनोम। जैसे ही ये एंजाइम बनाएगा, इसके पहले क्या होगा बेटा, ये रिलीज कर दिया REN, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम सेक्रेटेड बाय द बैक्टीरिया और बैक्टीरियल जीनोम, राइट, विच इनएक्टिवेट वायरल डीएनए। मतलब उल्टा क्या हुआ, यही वायरल डीएनए ही छोटे छोटे पीसेज में कट गया बेटा, देख लो, वायरल डीएनए को बैक्टीरियल डीएनए ने ही काट दिया, मतलब बैक्टीरियोफेज इस पे अटैक नहीं कर पाया, इसका कुछ नहीं बिगाड़ा बैक्टीरिया का। समझ में आया नहीं आया यहां तक, बताओ, अब बताओ, समझ में आया या नहीं आया, सब लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया है। अब सुनो मेरी बात, अब मैंने इस बात को इस चैप्टर में क्यों बताया, अब सुनो, डीएनए वाले चैप्टर में रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट द वायरल डीएनए और फॉरेन डीएनए। क्या यही रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम सेल्फ डीएनए को नहीं काट सकता, ये एंजाइम इसी डीएनए को नहीं काट सकता, काट सकता है नहीं काट सकता है, बताओ हाँ या ना, क्यों लक्ष्य शर्मा, क्यों क्यों नहीं काटेगा भाई, मैं तो कहता हूं अपने खुद के डीएनए को काट सकता। अर्पण वर्मा नो, ठीक है आपने नो लिखा, बट व्हाई, रीजन तो बताओ, रीजन तो बताओ, इंडोन्यूक्लियस के लिए बना है ना, ना ये बात नहीं है, आरएनए पे अटैक करेगा ना, और रीजन, चलो मैं बता देता हूं, लिखो स्टेटमेंट लिखो, पहले लिखो, समझ लो, अच्छा बता देता हूं, देखो ये खुद के डीएनए को इसलिए नहीं काटेगा बेटा क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है अपने खुद के डीएनए में मैक्सिमम मेथाइलेशन करके रखता है बेटा, मतलब खुद के न्यूक्लियोइड के डीएनए में बेटा CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप जोड़ के रखता है वो, ग्वानोसिन सॉरी किसमें, थाइमाइन में तो है ही है बेटा, ग्वानोसिन में भी जोड़ के रखता है, साइटोसिन में भी जोड़ के रखता है, एक्स्ट्रा मेथाइल ग्रुप वो जोड़ के रखता है। और आप तो जानते हो, केमिस्ट्री मेरे से ज्यादा जानते हो आप लोग, मेथाइल ग्रुप जो है स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो जहां पे मेथाइलेशन होता है बेटा वहां पे काम कर ही नहीं पाता है वो। क्लियर हो गई बात, बात क्लियर हो गई, हाँ या ना, ठीक है, तो इसी चीज को लिख लो यहाँ पे स्टेटमेंट एक लिख लो, ऐसा डायग्राम बना के लिख लो एक स्टेटमेंट, इंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, restriction endonuclease do not cut self DNA, restriction endonuclease do not cut self DNA because restriction endonuclease do not cut self DNA because bacterial DNA is prevented by, bacterial DNA is prevented by self methylation, self methylation, that is
that is addition of methyl group on his addition of methyl group on his cytosine or guanine of this DNA नेक्स्ट पॉइंट या उसी में कंटिन्यू मेथाइलेशन प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मेथाइलेशन प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बेटा ये तीन रीजन जो मैंने बताया अच्छी तरह से बताया ये मेथाइलेशन का ही इफेक्ट है कि अच्छा एक बात है ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को डिस्कवर किया था अर्वन नाथन एंड स्मिथ ने 1962 में बेटा लेकिन 1978 में तीनों को नोबेल मिला था इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी में इसकी बात हम करेंगे अब आता है बेटा आरएनए वर्ड पढ़ लेंगे पहले हम लोग फिर जाके फिर डीएनए शुरू करेंगे तो हेडिंग तो बेटा 2-4 पॉइंट लिखेंगे इसमें ज्यादा नहीं आरएनए वर्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड की दुनिया आरएनए वर्ल्ड फर्स्ट पॉइंट लिखिए आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल RNA was first genetic material. Next point, evidences suggested that essential life processes such as metabolism, translation, splicing लिख लोगे splicing क्या क्या लिखना आप लिखा आपने एक तो लिखा मेटाबॉलिज्म और ट्रांसलेशन स्प्लिसिंग एक्सेट्रा इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए बेटा आप लोग सब लोग मेटाबॉलिज्म तो पता है ट्रांसलेशन पता है क्या आप लोगों को हाँ या ना एस आर नो ट्रांसलेशन पता है बताओ डीएनए स्प्लिसिंग के बाद हो रही है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बिल्कुल सही बात है गौतम आरएनए टू प्रोटीन बिल्कुल सही बात है मतलब ट्रांसलेशन आपको पता है और ट्रांसलेशन में हेल्प करता है डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है आरएनए कन्वर्सेशन ऑफ आरएनए टू प्रोटीन ठीक है आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन बहुत अच्छी बात है मतलब आप सभी लोगों को पता है कि ट्रांसलेशन क्या है ट्रांसलेशन एक्चुअल में प्रोटीन है ध्यान से सुनो ट्रांसलेशन क्या है प्रोटीन की फॉर्मेशन है और वो जो प्रोटीन बनती है बेटा वही उस सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है नेचर होता है मतलब कैरेक्टर को के एक्सप्रेशन को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है आरएनए हाँ ये अलग बात है कि आरएनए पे जो कोडिंग है बेटा वो डीएनए के अकॉर्डिंग बना है क्योंकि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल तो मेन तो डीएनए है वो
कहां पे बैठा हुआ है? न्यूक्लियस में। आरएनए टू पॉलीपेप्टाइड, ठीक है बेटा, ये भी बात सच है। आरएनए टू पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन बोलते हैं एक्चुअल में, लक्ष्य शर्मा, ठीक है। तो अच्छा, अब ये तो ट्रांसलेशन पता है आपको, मेटाबॉलिज्म पता है बेटा, स्प्लिसिंग क्या है ये देखो। स्प्लिसिंग एक्चुअल में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ क्या होता है ये बात मैं बता रहा हूं आपसे। स्प्लिसिंग को, ये एक सिंगल सेल है, ये सेल है बेटा ये, ठीक है। इसमें ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इसमें डीएनए बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करता है बेटा कि आरएनए बनाता है, ये आरएनए मूव करके बेटा कहां पे आ जाता है? साइटोप्लाज्म में। अब इसी से प्रोटीन बनाई जाती है, लेकिन ये आरएनए पे जो सीक्वेंस होते हैं ना बेटा, इसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं। मतलब इंट्रॉन्स को हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं। बेकार का जो सीक्वेंस होता है बेटा वो आरएनए में होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी डीएनए में कुछ होते हैं। तो आरएनए जो होता है बेटा, इसमें कहीं पे कोडिंग, कहीं पे नॉन कोडिंग, मतलब कहीं पे अच्छा, कहीं पे बेकार, रद्दी, आप ऐसा समझो। अभी कोडिंग होता है, इसलिए न्यूली फॉर्म्ड आरएनए फ्रॉम डीएनए को हम मैसेंजर आरएनए नहीं, बल्कि इसको, जैसे यहां पे है, इसको हम बोलते हैं बेटा HNRNA। HNRNA मतलब हेटेरोजीनस आरएनए, सॉरी, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए मतलब इसमें बेकार का भी है कोड और अच्छा भी है, इसलिए हेटेरोजीनस। उस बेकार और अच्छे को क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स, जो इसी चैप्टर में हम ट्रांसक्रिप्शन के बाद पढ़ने वाले, ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ेंगे, अभी हम डिटेल नहीं बता रहे हैं। तो इसको रिमूव करना, नॉन कोडिंग सीक्वेंस रिमूव्ड फ्रॉम HNRNA and produce mRNA is called splicing. Non-coding sequence removed from HNRNA to form messenger RNA is called splicing. समझ रहे हो? और इसमें एक एंजाइम लगता है बेटा, स्नर्प। इस स्प्लिसिंग में एक एंजाइम लगता है, उस एंजाइम को बोलते हैं बेटा स्नर्प, ठीक है। ये स्नर्प, ये मैं क्यों बता रहा हूं यहां पे, क्योंकि ये ऐसा एंजाइम है जो आरएनए का बना होता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि एंजाइम्स किसके बने होते हैं? मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड बाय प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, और ये एंजाइम ऐसा है तो होता है जो आरएनए का बना होता है, ठीक बात है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, ये तो समझ में आ गया आपको, स्प्लिसिंग समझ में आ गया। ठीक है, तो बेटा ये सारे के सारे फंक्शन आरएनए के अराउंड ही डेवलप हो रहे हैं, तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले यही बना था, है ना। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड होगा शायद, थर्ड लिखो बेटा, आरएनए यूज्ड एज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए used as a genetic material as well as एंजाइम। बेटा डीएनए
एंजाइम, डीएनए को हम एंजाइम के फॉर्म में यूज नहीं करते, डीएनए एंजाइम के फॉर्म में कहीं काम नहीं करता, लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी काम कर सकता है और एंजाइम के भी फॉर्म में, है ना। जैसे कि एंजाइम का मतलब हम कैटलिस्ट बोल सकते हैं। एंजाइम तो क्या लिखोगे, कैटलिस्ट बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा इवोल्यूशन के एस्पेक्ट में, एज वेल एज कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट के फॉर्म में भी ये यूज हो सकता है। जैसे जैसे जो एंजाइम्स होते हैं बेटा वो कैटलिस्ट, हाँ स्नर्प, बहुत बढ़िया, अभी मैंने बताया आपको स्नर्प। और जितने भी एंजाइम्स जो आरएनए के बने होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा राइबोजाइम, राइबोजाइम। उनको बोलते हैं हम एंजाइम्स को राइबोजाइम्स। राइबोजाइम मतलब आरएनए एंजाइम्स। और ये कौन कौन से हैं, पहला तो है बेटा राइबो न्यूक्लियेज, राइबो न्यूक्लियेज, स्नर्प, अभी मैंने बताया राइबो न्यूक्लियेज, स्नर्प, और एक और है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। यहां पे मैं लिख देता हूं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, ये अमीनो एसिड्स को जोड़ के बेटा प्रोटीन बनाता है ना। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कराता है। एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड जानते हो किसमें होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में होता है बिटवीन अमीनो एसिड्स, बिटवीन अमीनो एसिड्स। जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन है बेटा वो पेप्टाइल ट्रांसफरेज कराता है और ये आरएनए का बना होता है। समझ में बात आ गई, तो आरएनए का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फोर्थ, आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट, लिखो आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट RNA being a catalyst was reactive and hence unstable, ठीक है। RNA being a catalyst was reactive and hence unstable, therefore DNA has evolved from RNA. DNA has evolved from RNA with chemical modification, तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसी में, डीएनए हैज केमिकली मॉडिफाइड आरएनए, डीएनए हैज केमिकली मॉडिफाइड आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिफ्थ होगा शायद, आरएनए एक्ट्स एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। एडाप्टर मॉलिक्यूल ये ट्रांसफर आरएनए होता है बेटा, सॉरी हाँ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन कोई बताएगा हमको, चलो मैं क्या टाइम वेस्ट करूं, बता देता हूं फटाफट। ये सेल है, पहले समझ लो फिर लिख लेना। ये सेल है बेटा, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, डीएनए है इसके अंदर, इसने मैसेंजर आरएनए बनाया, ये मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर राइबोसोम्स आ गए, ठीक है।
अब यहाँ पे अमीनो एसिड्स को पकड़ के लाया जाएगा। अमीनो एसिड्स कहाँ है बेटा? अमीनो एसिड्स कहाँ पे घूम रहे हैं? साइटोप्लाज्म में। अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं, तो इनको पकड़ के लाने का काम कौन करता है? यहां से यहां तक ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए बेटा। हाँ, टीआरएनए एमआरएनए को डिकोड, पता नहीं क्या आपने लिखा था, मैं पढ़ नहीं पाया पूरी तरह। ट्रांसफर आरएनए यहां से उठा के बेटा राइबोसोम के पास ले जाता है, जहां पे मैसेंजर आरएनए उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ट्रांसफर आरएनए को हम एडाप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे काम करता है, ट्रांसलेशन में देखेंगे हम लोग। अभी लिख लो आप, आरएनए एक्ट्स एज एडाप्टर मॉलिक्यूल, ADAPTER, एडाप्टर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, कॉमा, catalysts and structural molecules। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये 5th पॉइंट कंप्लीट हो गया। नोट करके लिखो या स्टार लगा दो। फ्रॉम अबव डिस्कशन, जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने लिखा, फ्रॉम अबव डिस्कशन it is very easily understand both DNA and RNA can function as genetic material, both DNA and RNA can function as genetic material, दोनों कर सकते हैं function as a genetic material, but DNA is more stable, so it is more preferred, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल बेटा अच्छा कौन सा हो गया? डीएनए, है ना। जेनेटिक मटेरियल दो हो गए बेटा, एक तो डीएनए और एक आरएनए। डीएनए ज्यादा स्टेबल है ना। डीएनए क्या है बेटा? मोर स्टेबल है। तो ये किस काम में आता है बेटा? स्टोरेज ऑफ हेरिडिटी, के काम में आता है डीएनए, ठीक है। और आरएनए मिलके फॉर ट्रांसमिशन ऑफ, आरएनए में लिखो फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फ्रॉम ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन RNA is better material, RNA is better material। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना हो बेटा प्रोटीन के फॉर्म में, तो आरएनए बेस्ट है, ठीक है। आरएनए वर्ड फिनिश। अब हम डीएनए स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जो आप लोगों ने +1 में पढ़ रखा है उसी को यहाँ पे रिपीट किया जाएगा। अब डीएनए स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जो आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल में पढ़ रखा है ना, लेकिन और डिटेल पढ़ना है इसको, कुछ भी छोड़ना नहीं है इसके बारे में। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस, न्यू वे टू एक्सप्लोर सेल एंड, पता नहीं क्या आया था मैसेज। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था बेटा इन 1931 में, आप लोगों को पता है ना। और डीएनए को किसने डिस्कवर किया था बेटा?
फ्रेडरिक मिशर ने, समझ रहे हो? फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर इन 1869 में डिस्कवर किया था बेटा न्यूक्लिन को। न्यूक्लिन, डीएनए नहीं नाम दिया था उसको, इन्होंने न्यूक्लिन बोला, है ना? किससे? फ्रॉम पस सेल्स, फ्रॉम पस सेल्स। भाई हिस्ट्री भी थोड़ी देखनी है हमें, है ना? ओके। और बेटा इसके बाद क्या हुआ, इन 1899 अल्टमान ने इस न्यूक्लिन को बेटा बताया कि ये एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। इन 1889 अल्टमान ने बताया कि ये जो न्यूक्लिन होता है बेटा ये एसिडिक होता है, एसिडिक, एसिडिक, सो कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। अल्टमान ने क्या कहा इसको? न्यूक्लिक एसिड बोला, न्यूक्लिक एसिड बोला, और उसने बताया कि ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है। अब इन 1953, इन 1953 बेटा वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक, कितनी बार नाम आपने सुना होगा वॉटसन एंड क्रिक का, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ, लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी या एक्स रे डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, Watson and Crick on the basis of X-ray diffraction proposed double helix model of DNA। अंडरलाइन करके लिखना, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए, कॉमा डेटा प्रोड्यूस्ड बाय Wilkins and फ्रैंकलिन, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। समझ में आया बात? कि वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल तो बनाया था बेटा, इन दोनों की जिंदगी, फ्रैंकलिन की जिंदगी जो है बेटा पूरा का पूरा समझ लो बेकार गया। मतलब कई सालों तक एक्सरे के कांटेक्ट में ये रहे लोग, समझ रहे हो? और इन्होंने एक्चुअल में इन्हीं लोगों ने डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया था, बट इसके पहले कि वो लोग इसको पब्लिश कर पाते उनकी डेथ हो गई। बाद में उनकी स्टडी को, जो इन्होंने डेटा दिया था बेटा, इन्हीं के डेटा को स्टडी करके वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बताया था। यहां तक क्लियर हो गया बात? ये हिस्ट्री आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है? आगे बढ़ रहा हूं, किसी को प्रॉब्लम होगा तो लिख देंगे, है ना? अब है न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में होता क्या है बेटा? न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का केमिकल डेफिनेशन कोई बता सकता है बच्चा? कोई भी बच्चा इसमें बताएगा? डीएनए को केमिकली डिफाइन कैसे करेंगे हम? केमिकल डेफिनेशन ऑफ डीएनए लिखो जरा, मैं देखूं। लिखो लिखो, बताओ, आप लोग बताओ।
केमिकल डेफिनेशन ऑफ डीएनए आपने +1 में पढ़ा है, मुझे पता है कि आप सब लोगों ने पढ़ा है डीएनए। बता बेटे, केमिकल डेफिनेशन ऑफ डीएनए कोई नहीं बतावेगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, sequential arrangement of nucleotide to polynucleotide chain। निशांत ने सही लिख दिया, 5 प्राइम एंड 3। बहुत अच्छा भाई, चलो मैं बोल रहा हूं मैं, हाँ ठीक है, सबने बता दिया, ठीक है, अच्छा लगा। कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा और हम लोग पढ़ेंगे। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब आपको बताना है कि डीएनए होमोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है या हेट्रो। होमो और हेट्रो आपको लिखना है, होमोपॉलीमर हेट्रो, गौतम ने लिखा हेट्रो, सभी बच्चों ने लक्ष्य हेट्रो, बहुत बस 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 बस, आप सब लोग जानते हो, मतलब फटाफट हम लोग कर लेंगे काम, फटाफट हम लोग काम कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसी को थोड़ा सा और अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, आप लोग पहले से जानते भी हो। न्यूक्लिक एसिड, यहां पे हम लिखे बेटा न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक डीएनए दूसरा आरएनए। इसको हम बोलते हैं बेटा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसको बोलते हैं हम राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड is polymer of deoxyribonucleotide and ribonucleic acid is a polymer of ribonucleotide, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट लिखेंगे हम, डीएनए is a heteropolymer, heteropolymer of डीऑक्सी, लिखते चलो, ऐसा नहीं सोचो कि हमको पहले से पता है तो मैं क्यों लिखूं, नहीं, इसको लिखना है ना, कई सारी नई नई चीजें इसमें से निकल के आएंगी। डीएनए इज अ हेटेरोपॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड आरएनए is a heteropolymer of ribonucleotide, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक चीज है, मान लो ये डीएनए है, ठीक है, या ये सिंगल हेलिक्स आरएनए है, इसकी लेंथ अगर हमें बतानी है तो पता है कैसे बताते हैं, इसी डीएनए को हम ऐसे दिखा सकते हैं आपको, मतलब उसकी क्वाइलिंग को हमने डी क्वाइलिंग कर दिया है, ओपन कर दिया है, ऐसे दिखा दिया, तो यहाँ पे एक बेस है अगर, तो इसका नाइट्रोजनस बेस इधर होगा, तो ये जो होते हैं ना, ये न्यूक्लियोटाइड, इनको 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 हम बेस पेयर बोलते हैं बेटा, ये और ये बेस पेयर हैं, ये और ये बेस पेयर हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ होगा 0.34 एंगस्ट्रॉम होता है, आपने पढ़ा है, इनके बीच का डिस्टेंस, न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस। तो बेटा एक्चुअली लेंथ ऑफ डीएनए को हम किसके बेसिस पे बताते हैं, कितने बेस पेयर किस डीएनए में है, उसी के बेसिस पे बेटा डीएनए की लेंथ को हम बताते भी हैं और काउंट भी कर लेंगे उसको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, एक स्टार के साथ लिखो, एनसीईआरटी में गिवन है तो इसको लिखना है पहले, है ना। द लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू
द लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू का साइन लगाओ, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेसेस और base pairs present in it. Length of DNA is equal to number of bases or base pairs present in it. Next point, length of DNA is a characteristic feature of an organisms. ठीक है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग साइज का बेटा डीएनए होता है और ये साइज उस स्पीसीज की का यूनिक फीचर होगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे इसका। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, एग्जाम्पल लिखो। अब हम कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि 5174 5 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 174 ये है क्या चीज बेटा? ये है बैक्टीरियोफेज, टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज। +1 में अगर याद होगा तो आप लोगों ने लिखा होगा, है ना, कि कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे होते हैं जिसमें कि बैक्टीरियोफेज में तो डीएनए होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे भी होते हैं जिसमें कि एसएस डीएनए होता है, समझ रहे हो, और लीनियर डीएनए। 174 में जो होता है बेटा लीनियर डीएनए होता है, लीनियर डीएनए, और ये एक्चुअल में लीनियर एसएस डीएनए, लीनियर एसएस डीएनए होता है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर जो होते हैं बेटा 5386 बेस पेयर्स, ठीक है, इतने बेस पेयर्स होते हैं। दूसरा होता है बेटा लैम्डा फेज, ये भी बैक्टीरियोफेज ही है बेटा। इसमें डीएस डीएनए होता है और लीनियर होता है, और डीएस डीएनए का मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और इसकी साइज होती है बेटा 48502 बेस पेयर्स, ठीक है, 48502 बेस पेयर्स, ठीक बात है। अब ई कोलाई आपके जो एनसीईआरटी में गिवन है बेटा उसको तो लिखना पड़ेगा, जितने है तो बहुत सारे याद करने के लिए, लेकिन उतना ना याद करो तो चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में जो है वो तो याद करना ही करना है बेटा। ई कोलाई में क्या होता है? डीएस डीएनए होगा। दूसरी बात कि ये सर्कुलर होगा, डीएस डीएनए होगा और सर्कुलर डीएनए होगा। लेंथ होती है बेटा 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ बेस पेयर्स, 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ बेस पेयर्स। बेस पेयर को बीपी लिखते हैं, ठीक बात है। ऐसे ही बेटा ह्यूमन जीनोम में, यहां पे ऊपर लिखता हूं मैं, बेटा हमने बात करी है ह्यूमन जीनोम की, तो जरा हमें बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम? आंसर दो।
हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम? लक्ष्य शर्मा 46। और ये तो प्रॉब्लम यहीं पे है भाई। और लोग बताओ कितने क्रोमोसोम ह्यूमन जीनोम में होते हैं? 23 पेयर। 23 तो पेयर है ना सर? हाँ बेटा। नहीं बताया किसी ने, मजा नहीं आया यार। चलो, मैं अर्पण ने थोड़ा बताने की कोशिश की है। 23 नहीं बेटा, 24 होता है। और आपका होमवर्क है आज का कि 24 क्यों होता है। नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगी हमारी, बताना है आप, मैं अनम्यूट कर दूंगा सबको, ठीक है? होमवर्क है आपका। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन जीनोम है 24 क्रोमोसोम। आपको बताना है क्यों और कैसे। चलो, ह्यूमन जीनोम में ह्यूमन जीनोम में बेटा, इसमें भी कैसा डीएनए होता है? डीएस डीएनए, और ये भी लीनियर, एक्स एंड वाई एंड ऑटोसोमल। अरे वाह भाई परीक्षित वालिया, बेटा वाह। अरे परीक्षित वालिया वाह, तूने तो कमाल कर दिया। तो फिर ठीक है, होमवर्क आज ही हो गया। लिख लो, जीनोम की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बोल रहा हूं। A number of chromosome in which have a number of chromosome, a set of लिखना, a number of chromosome नहीं, ऐसे लिखो, a set of chromosome which have all information about particular species, all information, a set of chromosome which have all information about particular species is called genome, is called genome। तो 22 तो बेटा ऑटोसोम्स हो गए, सारे मेल और फीमेल के सारे कैरेक्टर्स आ गए। एक्स लिख दिया तो फीमेल के सारे आ गए क्योंकि वो होमोलोगस होता है बेटा। और वाई लिख दिया तो मेल के आ गए। तो एक्स 22 प्लस एक्स प्लस वाई 24 हो गए, ठीक बात है। तो ह्यूमन जीनोम भी क्या होता है बेटा? डीएस डीएनए होता है, और ये भी कैसा होता है? लीनियर। लीनियर लेंथ कितनी होती है इसकी? 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 9 बेस पेयर्स। ये लेकिन हैप्लॉयड में है, ये हैप्लॉयड में है, याद रखना, हैप्लॉयड में है। अब 24 है, 23 का चक्कर छोड़ दो, एक उसी के आसपास आएगा। तो डिप्लॉयड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करो, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 9 बेस पेयर। 2n इज इक्वल टू, लिख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, 2n इज इक्वल टू 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 9 बेस पेयर्स, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन humans complete the process of replication, रेप्लिकेशन जानते हो, डीएनए का डबल होना, डीएनए की सिंथेसिस। कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन 18 मिनट्स, 18 मिनट में बेटा, 18 मिनट्स, 18 मिनट में कंप्लीट रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है ना? टोटल सेल का, एक सेल की बात कर रहे हैं हम। इन ह्यूमन कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन 18 मिनट्स। दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, दैट मीन्स the average rate of polymerization has to be approximately 2000 base pairs per second,
इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 2000 बेस पेयर पर सेकेंड पॉलीमराइजेशन की स्पीड होती है, समझ रहे हो। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।